प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोधदेव सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक जनवादी चीन का विधानमंडल है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाला निकाय है। अब हम देखेंगे जनवादी कांग्रेस की रचना और उसका संगठन देखते हैं। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है। वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है। 1954, 1975 तथा 1978 के संविधानों में भी विधानमंडल एक ही सदनात्मक था और 1982 के नवे संविधान में भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 59 में राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। उन प्रतिनिधियों में पहला, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि और जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उनके निर्वाचन के ढंग की व्यवस्था कानून के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकार देने का अधिकार रखते हैं। निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, न्यायालय से दंडित नहीं होना चाहिए, साम्राज्यवादी, पूंजीपति और सामंत नहीं रहे हों। राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे या कुल धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के द्वारा होता है। नए संविधान को स्वीकार करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति लगभग 3037 के लगभग थी। इस प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह चीन में भी उम्मीदवारों की एक सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों पर का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की ये नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है। इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाता है। अब देखते हैं हम सदस्यों के विशेषाधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उसके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और अनुमतियां प्रदान की गई हैं। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। फिर देखते हैं कार्यकाल और अधिवेशन। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है या स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 सदस्य कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब हम देखेंगे जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं।
पहली शक्ति, अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। दूसरा, ये संविधान में संशोधन करती है। तीसरा, यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। जनवादी कांग्रेस फौजदारी, दीवानी या राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण और संशोधन करती है। जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना इसका कार्य है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना। जनवादी कांग्रेसी स्टेट काउंसिलर मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल, राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। जनवादी कांग्रेस ही केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। जनवादी कांग्रेस सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का भी निर्वाचन करती है। जनवादी कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। ये योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है। ये राज्य के बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। ये बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित अनुचित निर्णयों को बदल सकती है, उन्हें रद्द भी कर सकती है। नए प्रांत, स्वायत्त प्रदेशों, नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। ये युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का भी प्रयोग करती हैं जो कि राज्य की सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षा की जाती है। नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है। ये चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालयों और आयोग के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल, स्टेट काउंसिल के महासचिव को उनके पद से हटा सकती है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों को हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूटोरेट के प्रोक्यूटर जनरल को उसके पद से हटा सकती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थिति कैसी है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन के लोक सदन अथवा अन्य किसी देश की व्यवस्थापिका से किसी भी रूप में कम नहीं है। उसे न केवल विधायी वरना प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। नए संविधान में तो उसे राजशक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जनवादी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी भी पदाधिकारी को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। चीन में न्यायिक पुनरीक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस दृष्टि से जनवादी कांग्रेस को कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद और पूर्व सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत से भी अधिक व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। नए संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं जो संविधान के द्वारा या राज सत्ता के अन्य किसी अंग को प्रदान नहीं की गई है। यह उपबंध बहुत ही व्यापक है और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में भी नहीं की गई है। ऐसी कोई व्यवस्था अमेरिका, भारत या पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में भी नहीं है। केंद्रीय सत्ता जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि जनवादी कांग्रेस केवल संविधान के पृष्ठों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है। वास्तविक स्थिति दूसरी है। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण ये किसी भी मामलों पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकती। दूसरा यह है कि जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्तियाँ इसके 17वें काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो जाती हैं। यद्यपि स्थायी समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परंतु ये उत्तरदायी भी केवल कागजी ही है।
तीसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं। वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते अपनी स्वीकृति की मोहर लगाती है। यदि हम जनवादी कांग्रेस के कार्यों और कार्य प्रक्रिया पर ध्यान दें तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि जनवादी कांग्रेस एक दिखावे की संस्था मात्र है। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और संकल्पनों आदि के विरुद्ध जिनके बारे में निर्णय साम्यवादी दल द्वारा कर लिए जाते हैं, न तो कुछ कहा और नहीं मत दिया, सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट होता है कि जनवादी कांग्रेस एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाए रखने के लिए करता है। यदि कोई सदस्य दल के निर्णयों की आलोचना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 1954 के संविधान के आधार पर कार्य करने वाली जनवादी कांग्रेस के संबंध में हरिमोहन जैन जी ने ठीक ही लिखा है कि जनवादी कांग्रेस की सदस्यता का बहुत बड़ा आकार, उसमें साम्यवादी दल का प्रधानता, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसकी स्थायी समिति के बीच समान दलीय आधार के कारण सामंजस्य, जनवादी कांग्रेस के अधिवेशनों का बहुत कम और अल्प समय के लिए होना आदि बातों ने जनवादी कांग्रेस को संविधान का केवल एक औपचारिक अंग बना दिया है। उसकी यथार्थ सत्ता का प्रयोग स्थायी समिति करती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के नवी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है। इसकी रचना देखते हैं। स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसके अनुसार एक स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव, अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है, जिसे इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहता। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस को करना है। व्यवहार में स्थायी समिति की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। कार्यकाल का प्रश्न है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है। स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से कुछ अधिक होगा। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है। उसकी आज्ञा और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सैद्धांतिक रूप से पूर्व सोवियत संघ के प्रेसिडियम के अध्यक्षों के समतुल्य दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवहार में उसे वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है जो प्रेसिडियम के अध्यक्ष को है। अब हम देखते हैं स्थायी समिति के शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 67 में उसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान की व्याख्या करती है। संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है स्थायी समिति। उन कानूनों का निर्माण और संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 17 काल में कानूनों का निर्माण, विद्यमान कानूनों में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। यह संविधान की व्याख्या करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 17 काल में आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट की स्वीकृति प्रदान करना भी इसका कार्य है। ये राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय, सर्वोच्च जन प्रोक्यूटोरेट के कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों और निर्णयों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। स्थायी निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों और नियमों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों की चयन, ऑडिटर जनरल, राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में भी स्थायी समिति निर्णय ले सकती है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग इसके सदस्यों के चयन के बारे में भी ये निर्णय ले सकती है। सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति, अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापतियों की भी यह नियुक्ति करती है। स्थायी समिति उप प्रोक्यूरेटर जनरल, प्रोक्यूरेटर समिति के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करती है। ये विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति करने का भी इसे समिति को अधिकार है। विदेशों से किए जाने वाले समझौतों और संधियों का पुष्टिकरण भी यही समिति करती है।
सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का कार्य भी स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक और उपाधियां भी इसकी स्वीकृति से ही दी जाती हैं। विशेष समाधान देने का भी इसको विशेष अधिकार है। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का भी इसको अधिकार प्राप्त है। इसे आम लामबंदी, आंशिक लामबंदी घोषित करने की भी शक्ति प्राप्त है। मार्शल लॉ लागू करने का भी इसको अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने और इसका करने का भी इसको अधिकार है। वस्तुत ये बहुत इसको व्यापक प्रावधान प्राप्त है, जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंपती है। चीन की स्थायी समिति का स्वरूप बहुत कुछ पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम से मिलता जुलता है। प्रेसिडियम तथा स्थायी समिति दोनों ही विधानमंडल के अंग हैं। दोनों ही की तुलना हम कर सकते हैं। स्थायी समिति और प्रेसिडियम दोनों ही विधानमंडल की स्थायी समितियां हैं। उनके सदस्यों का चुनाव विधानमंडल के सदस्य ही करते हैं। स्थायी समिति और प्रेसिडियम दोनों ही विधानमंडल की शक्तियों का उन दिनों उपयोग करते हैं जिन दिनों विधानमंडल का सत्र या अधिवेशन नहीं चल रहा हो। दोनों ही अपने देश की संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। वे संसद के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रेसिडियम तथा स्थायी समिति दोनों ही स्थायी व निरंतर कार्य करने वाली संस्थाएं हैं जब तक नई निर्वाचित संसद नई स्थायी समिति या प्रेसिडियम का चुनाव न कर दे। पूर्व सोवियत संघ में सुप्रीम सोवियत और चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस महज दिखावे और सजावट के निकाय हैं। पूर्व सोवियत संघ में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग इसका प्रेसिडियम और चीन में स्थायी समिति करती हैं। कुछ असमानताएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम का अध्यक्ष देश का राष्ट्रपति कहलाता था, परंतु चीन की राष्ट्रीय जनवाद कांग्रेस की स्थायी समिति के सभापति को देश के राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त नहीं है। नए संविधान में अलग से राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। पूर्व सोवियत संघ को प्रेसिडियम अपेक्षाकृत एक छोटा निकाय है जिसमें अधिकतम 39 सदस्य थे, जबकि चीन की स्थायी समिति एक बड़ी संस्था है जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 144 है। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जन कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। इसे राज्याध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है। एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसलिए रॉबर्ट एलिगेंट ने ठीक ही कहा है कि यह सरकार की सर्वोच्च संस्था है।